Hello students, how are you all? I hope you are doing your work in your time and reading your chapters at home. चलिए next we are going to start with our next chapter which is civics chapter number 3 government. ठीक है, first we are going to read. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं गवर्नमेंट क्या होती है. ठीक है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट. आप एक स्थिति इमेजिन कीजिए, आप क्लास में टीचर नहीं है, बच्चे सारे बैठे हुए हैं, तो क्या होता है उस वक्त क्लास में. बच्चे शोर मचाते हैं, कई बार मॉनिटर की बात भी नहीं सुनते हैं. मान लीजिए क्लास में मॉनिटर भी एब्सेंट है, तो एक केओस मचा होता है क्लास में. कोई कहीं उठ के घूम रहा है, कोई कहीं जा रहा है, उसको मना कर रहे हैं बैठो, नहीं सुन रहा है. कोई किसी के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है. ये सारी चीज़ें होती हैं. तो यही चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको क्लास में क्या चाहिए होता है, एक टीचर चाहिए होता है. टीचर क्या करते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं ताकि आप अपना ध्यान स्टडीज़ पर लगाएं, आप अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें, जो आपको होमवर्क दिया जाए वो टाइम पे आप करें. ये सारी चीज़ें आपसे करवाते हैं. ठीक है, तो सिमिलर वे में गवर्नमेंट भी होती है. देश एक बहुत बड़ा देश है, उसमें लाखों करोड़ों लोग रहते हैं और हर किसी की अपनी एक मानसिकता होती है. हर कोई अपने विचारधारा रखता है. किसी को कुछ पसंद है, कोई कैसा करना चाहता है, कोई कैसा करना चाहता है, लेकिन हर किसी को मनमानी नहीं करने दी जा सकती. ठीक है, उसी चीज़ के लिए एक गवर्नमेंट बनाई जाती है जो कि कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है जिसके ज़रिए ही हम एक देश को चला सकते हैं. हर एक देश में आपको मालूम है कुछ नियम कानून होते हैं जिनको कि लोगों को फॉलो करना होता है, और वो नियम कानून कौन बनाता है, सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है. ठीक है, सो व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट, लेट अस सी विद द मीनिंग. एन इंस्टीट्यूशन दैट मेक्स पॉलिटिकल डिसीजंस टू रन अ कंट्री. किसी भी देश को चलाने के लिए, एक कंट्री को रन करने के लिए हमें कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस बनाने होते हैं जिन्हें ही हम गवर्नमेंट के रूप में देखते हैं, जो कि सरकार बनाती है. अ सिस्टम बाय विच पीपल कैन बी गवर्न. ऐसी एक सिस्टम जिसमें कि हम नियम कानून या रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्पोज करके सरकार को चला सकें या लोगों से काम करवा सकें. ठीक है, देन व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर. सबसे पहली बात, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों होती है. किसी का भी कभी भी कुछ भी मन करे. फॉर एग्जांपल आपका घर है, आपके घर के बाहर जो है पार्किंग लॉट नहीं है, लेकिन आपका पड़ोसी आकर के रोज़ अपनी कार को वहीं पार्क कर देता है. ठीक है, आप मना कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहा है. लेकिन अगर गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं और उसके तहत आपको कोई हरास कर रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी के साथ नुकसान कर रहा है और आप उसकी पुलिस में कंप्लेन करते हैं, तो कानून यानी पुलिस जो है वो आकर के उसको अरेस्ट करेगी या उसको गुस्सा करेगी या फाइन लगाएगी. तो इसी डर के मारे वो उस चीज़ को नहीं करेगा. राइट, तो ये ज़रूरी है टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर. कोई भी कभी भी अपनी मनमानी ना कर सके, इसीलिए नियम कानून बनाना ज़रूरी है. घर में चोरी कर लेते हैं लोग. भाई आपकी जब अपनी चीज़ नहीं है तो आप किसी दूसरे घर में जाकर चोरी कैसे कर सकते हैं. आप क्लास में बैठे हैं तो आप पेंसिल लेकर आएँ, कोई बच्चा आपकी पेंसिल लेकर चला जाए और देख लिया आपने कि उसने आपने उसकी पेंसिल चुराई है, या पता लग जाए कि उसने आपकी पेंसिल चुराई है, और आप किसको कंप्लेन करें, उसके साथ लड़ेंगे झगड़ेंगे, वो नहीं मानेगा. लेकिन अगर आप टीचर से कंप्लेन करते हैं और टीचर उस बच्चे को इंटरोगेट करके पूछती है और बोलती है कि अगर आपने इसकी पेंसिल अभी वापस नहीं की तो मैं आपको पनिश करूंगी, तो उस पनिशमेंट के डर से वो आपकी पेंसिल वापस कर देता है और दोबारा ऐसी चोरी नहीं करता. उसी तरीके से लोग भी हैं, चोरी करना या किसी का मर्डर करना या किसी को परेशान करना, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, किसी को वर्बली नुकसान पहुंचाना, गलत सलत बोल के हाथापाई करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सारी चीज़ों को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ही एक गवर्नमेंट चाहिए. क्योंकि एक नियम अगर बना है तो वो सब पर फॉलो होगा. अगर एक चोरी कर रहा है कोई व्यक्ति, चाहे वो पेंसिल चुरा रहा हो, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी में से कुछ पैसे चुरा रहा हो, तो चोरी हो, चाहे छोटे लेवल पे है चाहे बड़े लेवल पे, तो उसका जो है छोटे लेवल पे ठीक है टीचर ने उसको समझा दिया कर दिया, वो आगे नहीं करेगा. लेकिन बड़े लेवल पे अगर कोई चोर है तो उसको सज़ा देने का काम किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, ताकि वो दोबारा ऐसा ना कर सके. और इसकी वजह से लोगों को भी सीख मिले कि अगर यदि हम ऐसा करते तो हमें भी इसी तरीके की पनिशमेंट मिल सकती है. तो रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है, देन इंश्योर कोऑपरेशन अमंग पीपल एंड गेट थिंग्स डन. फिर लोगों का आपस में कोऑपरेशन करवा के किसी चीज़ को काम को करवाना. मैं ऐसे नहीं करूँगा. आप लोग गेम्स खेलने जाते हैं, ठीक है, गेम्स आप कोई भी गेम खेलते हैं तो एक टीम गेम जो होता है वो टीम में सबको मिलजुल के करना होता है. क्रिकेट है, क्रिकेट में अगर ये आपका कीपर बोल दे कि मैं तो आज मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे पैर दुख रहे हैं, मैं बैठूंगा नहीं, ऐसे तो नहीं काम बनेगा ना. अगर आप एक मैच खेल रहे हैं तो बॉलर का काम बॉलिंग है, बैट्समैन का काम बैटिंग है, और विकेट कीपर का काम जो है वो विकेट के पीछे रह के कैच करना है. कोई भी अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटता है तो क्या मैच जीता जा सकता है?
नहीं, हर किसी को अपना पार्ट एक प्रॉपर मैनर में प्ले करना होता है। उसी तरीके से सरकार भी यही काम करती है, लोगों को इस तरीके से कोऑपरेट करती है ताकि लोगों से अपना काम निकाल के हम अपने देश को तरक्की पे ले जा सकें, ठीक है। देन व्हाट आर द फंक्शंस, गवर्नमेंट का काम क्या क्या है, अभी हमने थोड़ा सा ये था नीड, लेकिन काम में भी ये सबसे पहला काम उसका यही है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जैसा मैंने अभी आपको बताया, नियम कानून जो बनाए गए हैं वो सबके लिए हैं और सभी को फॉलो करने हैं। अगर कोई चोरी कर रहा है तो सज़ा उसको मिलेगी, और अगर कोई कुछ बुरा काम कर रहा है, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यक्ति हो या छोटे से छोटा व्यक्ति हो, उसको सज़ा मिलेगी। आपको मालूम होना चाहिए एक्टर संजय दत्त हैं, उनको भी सज़ा मिली थी क्योंकि उन्होंने जो है अपने घर में एक गन रखा था, और गन हर किसी को, कॉमन आदमी को बिना लाइसेंस के गन रखना अलाउड नहीं है। यू नीड टू हैव अ लाइसेंस टू कीप अ गन इन योर होम, राइट। तो वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, एक्टर हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं, स्टिल हमारे कानून के तहत उनको भी सज़ा मिली थी और उन्होंने भी सज़ा काटी। तो लॉ एंड ऑर्डर बनाना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी पर्सन, राइट। देन प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़, अब ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हमारे लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिजेस, रोड्स बनवाना। आप अपने घर में पेंट कराते हैं, आप अपना घर रिपेयर कराते हैं या अपना घर बनाते हैं, लेकिन आप कोई कम्युनिटी हॉल नहीं बनाते हैं, ठीक है, या एज अ कॉमन पर्सन मैं कह रही हूँ, ठीक है। आप सड़क का निर्माण आप नहीं करते हैं, किसी ब्रिज को आप नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये कौन करके देता है आपके लिए? ये सरकार करके देती है, ये सरकार का काम होता है। अब सड़क खराब हो जाती है तो उसको बनाने का आप काम नहीं करते हैं, ये सरकार का काम है। सरकार इसके लिए टैक्स लेती है हमसे और ये हमारे लिए वो काम करती है। तो ये सरकार का काम है, गवर्नमेंट का काम है कि वो हमारे वेलफेयर के लिए हमें बेसिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, हमारे लिए हाउसिंग फैसिलिटीज़ हो गई, या हमारे लिए जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी बनवा के देना। सरकारी अस्पताल अलग होते, प्राइवेट हॉस्पिटल्स अलग होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी हमारे लिए हॉस्पिटल्स बनाती है ताकि जो पुअर व्यक्ति है या जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपने लिए इलाज करा सके, ठीक है। देन इट टेक्स एक्शन ऑन सोशल इश्यूज़। सोशल इश्यूज़, हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, कुछ बुरी प्रथाएं हैं जो कि कई बार फॉलो होती है, उनको हटाने का काम भी जो है हमारी गवर्नमेंट का होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं कन्या भ्रूण हत्या, यानी कोई भी लड़की है उसे जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाए। ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको रोकने के लिए हमारी सरकार ने नियम बनाया है, कानून बनाया है, और कोई भी हॉस्पिटल जो है वो जो है इसके लिए मना करते हैं कि इस तरीके का लिंग परीक्षण हम नहीं करेंगे, कन्या भ्रूण हत्या हम नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा मिलती है, ठीक है। देन अगर हम बात करें तो डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, ये भी हमारे यहाँ बहुत समय से चली आ रही है, जिसको कि रोकने के लिए हमारी सरकार ने कदम उठाया और एंटी डाउरी लॉ जो है वो लेकर आए, जिसकी वजह से आज ये सिस्टम हमारे यहाँ नहीं फॉलो होता, ठीक है। देन उनका मेन एक काम ये भी है टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज। आजकल कितना बड़ा मुद्दा चल रहा है, इंडिया चीन बॉर्डर पे जो है हम लोग देख रहे हैं, तो वो लोग हमारे टेरिटरी को लेने या अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसे कौन प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? उसे हम भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट हम फ्रंट पे जाके तो नहीं कर सकते हैं ना, उसको कौन करता है? तो हमारी गवर्नमेंट जो है हमारे लिए आर्मी तैयार करती है या हमारी आर्मी को ऑर्डर्स देती है, और वो जा कर के हमारी बॉर्डर्स को फ्रॉम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह से हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे एनिमीज़ को हमारे देश में नहीं आने देते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, इट अंडरटेक रिलीफ मेजर्स। यस, रिलीफ मेजर्स क्या हैं? अब हर कोई संपन्न नहीं होता, या हर जगह जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, बाढ़ का आ जाना या लैंडस्लाइड का हो जाना या वोल्केनिक इरप्शन हो जाना, भूस्खलन, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे हाथ में नहीं हैं, ठीक है। अगर ऐसा कभी कुछ हो जाता है तो कौन आएगा किसकी मदद के लिए? किसकी जिम्मेदारी है ये? देखिए अभी फ़िलहाल आसाम में या बिहार की तरफ बाढ़ चल रही है, आपको मालूम है वहाँ पानी, बरसात की वजह से बहुत पानी आ गया है और बाढ़ हो रही है। क्या आप और मैं जा रहे हैं वहाँ मदद करने के लिए? नहीं, लेकिन हमारी सरकार ने वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम लगाई है जो कि उन लोगों को बाढ़ के पानी में से बचा के निकाल रही है, उनको जो है रिलीफ कैंप में रख रही है, उनके खाने पीने दवाइयाँ हर चीज़ का इंतज़ाम कर रही है। तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, ऑलराइट। एंड देन इट मेक लॉज फॉर एवरीवन। नियम कानून जो बनता है वो सभी के लिए है, सब पर फॉलो होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, यहाँ पे हमने एक लिया हुआ है
चाइल्ड लेबर का एग्जाम्पल, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन हु आर अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, उनको हम काम पे नहीं लगा सकते हैं। ब्रिक क्लीन में हो गया या केमिकल फैक्ट्री में हो गया या किसी भी काम में उनको नहीं लगाया जा सकता है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसको चाइल्ड लेबर का जो कॉन्सेप्ट है या चाइल्ड लेबर का जो कानून है उसके तहत उसको पनिश किया जाता है। अगर आप किसी को देखते हैं कि किसी ने अपनी दुकान पे किसी बच्चे को लगा रखा है काम पे, छोटा बच्चा है वो, और उसको जो है अगर आप कंप्लेन करते हो तो कहीं ना कहीं उसको सज़ा मिलेगी और ये चीज़ नहीं होगी। तो चाइल्ड लेबर भी जो है हमारे यहाँ एक प्रोहिबिटेड है और उसको सरकार ने उसके लिए कानून बनाया हुआ है, ठीक है। नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट: डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? इट इज़ ए गवर्नमेंट बाय द पीपल। छोटी क्लासेस में भी आपने रीड किया होगा डेमोक्रेसी, इट इज़ अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी ऐसी सरकार जो कि लोगों के द्वारा बनाई जाती है, लोगों के द्वारा चलाई जाती है और लोगों के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो ये वो सरकार है जिसमें कि लोग एक्चुअली इनडायरेक्ट वे में गवर्न करते हैं। इट इज़ बेसिकली इलेक्टेड बाय द पीपल। अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम चूज़ करके लोकसभा या राज्यसभा में भेजते हैं ताकि हमारे लिए वो कलेक्टिव डिसीजन ले सकें जो कि हमारे बेनिफिट के लिए हो, ठीक है। इट इज़ गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। अब क्योंकि सरकार में वो लोग गए हैं जिन्हें कि हमने अपने वोट के ज़रिए चूज़ करके वहाँ भेजा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने कार्य के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर उन्होंने कुछ किया है तो उसका जवाब उन्हें हमें देना पड़ेगा। तो लोगों को जो है उनको जवाब देना पड़ता है कि भाई अगर ये कार्य किया गया है तो ये क्यों किया गया है, ठीक है। प्रेस मीटिंग्स वगैरह बुला के वो जवाब देते हैं कि हमने ये डिसीजन निकाला है तो क्यों निकाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड अमेरिका, हमारे यहाँ इंडिया में भी जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चूज़ करते हैं। ऐसे ही अमेरिका में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है जहाँ पर लोग अपने प्रेसिडेंट को खुद ही चूज़ करते हैं। हमारे देश में जो है इसको 3 लेवल्स में बांट दिया जाता है: लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। लोकल लेवल जो रूरल एरियाज़ हैं उनके लिए, देन स्टेट लेवल पे हमारे इतने सारे स्टेट्स हैं उनके लेवल पे डिफरेंट बांट देते हैं, एंड नेशनल लेवल जिसे हम केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलते हैं उस तरीके से, ठीक है। देन द सेकेंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। मोनार्क का मतलब होता है किसी जगह का राजा, किंग, क्वीन या कुछ भी, ठीक है। तो मोनार्की इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर जो हेड ऑफ रॉयल फैमिली है वही हेड ऑफ द नेशन है। अब जो डेमोक्रेसी की हमने बात की थी पहले, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ तो अब होने लगी हैं, पहले ज़माने में नहीं होता था। पहले रजवाड़ों का ही राज चलता था, ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि देश विदेश में भी। आज भी जो है, अभी हम आगे एग्जाम्पल में इस चीज़ को लेंगे, तो मोनार्की गवर्नमेंट वहीं से आई है, जो राजा है वही रूल करता है और वही जो है हेड ऑफ द नेशन माना जाता है, एंड ही सक्सीडेड बाय क्लोज रिलेटिव। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें एक व्यक्ति सरकार में प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बनकर आया है तो अगले 5 साल वो काम करेगा, उसके बाद इलेक्शन होगा। इलेक्शन में अगर वो हार जाता है तो वो जो दूसरा व्यक्ति जो जीता है वही बनेगा। यदि वो व्यक्ति को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसे इलेक्शन में दोबारा जीत कर आना होगा। लेकिन मोनार्की में ऐसा नहीं होता, उसमें राजा जो रूल करता है, जो मोनार्क है, उसका क्लोज रिलेटिव यदि राजा है तो उसका जो बड़ा बेटा है वही जो है राजगद्दी पर बैठेगा, वही मोनार्क बनेगा, ठीक है। और मोनार्की जो है, मोनार्क टेक्स डिसीजन विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। अब मोनार्क जो है, राजा है, वो खुद डिसीजन लेते हैं लेकिन वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी साथ में रखते हैं किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, मोरक्को, इवन यूनाइटेड किंगडम, ये सभी जितने हैं वो मोनार्क, अंडर मोनार्की रूल में चल रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप किसी के ऊपर जबरन राज करना, ठीक है, अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाना लोगों से, दैट इज़ डिक्टेटरशिप। डिक्टेट करना, हम डिक्टेशन देते ना, जो मैम ने बोला वो आप लिखो, ऐसे ही डिक्टेटरशिप में जो वो व्यक्ति बोल रहा है वही आपको करना है। तो पीपल हैव नो राइट्स, क्योंकि डिक्टेटरशिप में एक ही व्यक्ति के पास सारे अधिकार होते हैं। पावर रेस्ट्स इन वन हैंड, किसी एक व्यक्ति के पास सारे अधिकार होते हैं, जो वो बोलेगा आपको वही करना है, जो उसने कहा जनता को वही करना है। इसीलिए लोगों के हाथ में कोई अधिकार नहीं होते, उनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है, अपना कुछ वो नहीं बता सकते, जैसा उनके डिक्टेटर ने बोला है उनको वैसे ही करना होगा।
फॉर एग्जाम्पल जनरल परवेज़ मुशर्रफ ऑफ पाकिस्तान या सद्दाम हुसैन ऑफ इराक, ठीक है। जो इसमें यहाँ उन्होंने बताया है जनरल परवेज़ मुशर्रफ वो जो हैं एक मिलिट्री के जनरल हुआ करते थे, और जब उन्हें लगा कि देश सही नहीं चल रहा तो उन्होंने ज़बरदस्ती अपने मिलिट्री पर्सनल को ले जा करके और अपने आप को खुद जो है वहाँ का प्रेसिडेंट घोषित किया उन्होंने। इसी तरीके से सद्दाम हुसैन जो हैं वो भी एक डिक्टेटर थे जिन्होंने जो है इराक के ऊपर हमला करके और उसे अपना एज ए राज ले लिया था। तो डिक्टेटरशिप जो है उसमें किसी भी आम जनता या आम व्यक्ति का कोई भी अपना मताधिकार नहीं होता, वे ज़बरदस्ती के बने हुए राजा या ज़बरदस्ती के बने हुए लीडर के रूप में ही निकलते हैं। तो 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास कौन सी हैं? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें लोग अपने द्वारा ही सरकार चुनते हैं, मोनार्क जिसमें कि रॉयल फैमिली ऑफ द हेड है या राजा का राज्य चलता है, और डिक्टेटरशिप जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति का जिसने ज़बरन उस राज्य को या उस कंट्री को अपने अंदर कर लिया, ठीक है। देन फीचर्स क्या क्या हैं डेमोक्रेसी के? फर्स्ट फीचर है इट इज़ अ रूल बाय द पीपल। यस, जैसा कि हमने डेमोक्रेसी में पढ़ा रूल बाय द पीपल, पीपल पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। रूल बाय द पीपल, सरकार जो बनती है वो लोगों के द्वारा बनती है, लोग अपने ही बीच में से किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुन के वहाँ सरकार में भेजते हैं ताकि वो उनके अच्छे के लिए कोई डिसीजन ले सके। तो इस तरीके से लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्ट वे में पार्टिसिपेट करते हैं। देन नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव यानी पीपल डायरेक्टली डोंट पार्टिसिपेट। जैसा मैंने आपको कहा, फॉर एग्जांपल आपको क्लास में कोई परेशानी है, ठीक है, और आप क्लास के सारे बच्चे चले जाएं प्रिंसिपल ऑफिस में बताने के लिए कि हमें ये दिक्कत है, हमें वो दिक्कत है, ना तो प्रिंसिपल आपकी पूरी बात ठीक से समझ पाएंगे, उल्टा गुस्सा और आपसे हो जाएंगे कि आप अपनी चलती क्लास को छोड़कर आए, अपना टाइम वेस्ट किया। उससे बेटर तरीका क्या होता है, आप अपनी क्लास का जो मॉनिटर है उसको परेशानी अपनी बताएं, ठीक है। आपके मॉनिटर, आपकी टीचर, क्लास टीचर को वो परेशानी बताएं, और आपकी क्लास टीचर जब उनको फ्री पीरियड मिले वो आपके प्रिंसिपल को ये बात जाके बताएं कि बच्चों को ये समस्या है। इससे ना तो आपकी क्लास डिस्टर्ब होती है और आपकी बात भी जो है शांति तरीके से सर के पास पहुंच जाती है। तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। यदि सारे के सारे पहुंच जाएंगे तो सर भी गुस्सा हो जाएंगे, कोई आपकी बात के ऊपर एक्शन न लिया जा सकेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आपने अपनी बात नहीं पहुंचाई, अपनी टीचर के जरिए इनडायरेक्ट वे में अपनी बात सर को पहुंचाई जिसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जा सके। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इसमें लोग अपनी बात अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए सरकार तक पहुंचाते हैं। ऑलराइट, देन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी ऑल अडल्ट्स कैन वोट। डेमोक्रेसी एक इस तरीके की सरकार होती है जिसमें हर एक व्यक्ति जो कि 18 साल की उम्र से ऊपर है उसे वोट करने का अधिकार हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो छोटी जाति से हो, चाहे वो ऊंची जाति से हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है सिर्फ इतना देखता है कि व्यक्ति 18 साल से ऊपर होना चाहिए, अदर देन दैट कोई और चीज़ नहीं चाहिए। उसके ऊपर 18 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, रिच है, पुअर है, कुछ भी है, वो वोट करने का अधिकार रखता है। 1 वोट फॉर 1 पर्सन, ठीक है। दैट इज़ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी डेमोक्रेसी का, ठीक है। देन नेक्स्ट, डेमोक्रेसी या गवर्नमेंट के बारे में आपने पढ़ा। एक 2 मूवमेंट्स के बारे में आपको और जानना चाहिए जो कि आज से कई साल पहले किए गए थे, जिनका बेनिफिट कहीं ना कहीं आज हम या हमारे जैसे बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। सबसे पहला है द सफ्रेज मूवमेंट। सफ्रेज मूवमेंट बहुत साल पहले या बहुत पहले कह सकते हैं आप, ये ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में या USA या यूरोप में माना जाए इस चीज़ को। ऐसा कहा जाता था कि जिस व्यक्ति के पास घर, ज़मीन, जायदाद है, केवल उसे ही वोट करने का अधिकार है, आम व्यक्ति को वोट करने का अधिकार नहीं है। और विमेंस को तो वोट करने का अधिकार है ही नहीं, ठीक है, यानी विमेंस तो वोट कर ही नहीं सकते, और जेंट्स में भी सिर्फ वही व्यक्ति वोट कर सकते थे जिनके पास घर अपना हो, ज़मीन जायदाद हो, प्रॉपर्टी हो, ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग ही। तो आप सोचिए ऐसी स्थिति में एक अगर हम सरकार बनाना चाहते हैं तो क्या वो सरकार फेयर होगी? क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो तो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को ही बना देगा, सबका मत तो लिया ही नहीं गया। ऐसे में जो अमेरिकन विमेंस हैं या यूरोपियन विमेंस हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया कि वोट करने का अधिकार हमें भी मिलना चाहिए। हम ऐसी सरकार क्यों झेलें जिसमें भी हमारे बारे में कुछ नहीं हो या हमारे बारे में जो नहीं सोचती हो, तो हमें भी अधिकार चाहिए। और इसके लिए एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया 1848 में अमेरिका में।
इसमें जो है विमेंस ने आगे बढ़ के बोला कि हमें भी वोट अधिकार चाहिए, और धीरे धीरे ये स्ट्रगल इतना बढ़ा और आगे चल के उनको वोटिंग राइट्स मिला। 1920 में यूएसए में वोटिंग राइट्स ग्रांट किए गए विमेंस को, 1928 में यूके में, ठीक है। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान एक गुलाम देश था, ठीक है। 1947 में हमें आज़ादी मिली, उससे पहले तो हमें कोई इलेक्शन नहीं, कोई वोटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता था, जो ब्रिटिश सरकार थी उसी के अधीन थे हम। लेकिन 1952 में जब हमारे पहले जनरल इलेक्शन हुए तो कहीं ना कहीं इन देशों से सबक लेते हुए हमने अपने देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को पहले ही जनरल इलेक्शन से फॉलो करते हुए हर व्यक्ति जो कि 18 साल की उम्र से ऊपर हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको हमने अधिकार दिया। तो इंडिया में एक ही अच्छी खास बात है कि पहले ही जनरल असेंबली के इलेक्शंस जो हुए 1952 में, तभी से हिंदुस्तान में विमेंस को भी वोट करने का अधिकार है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज एंटी एपार्थीड स्ट्रगल। एपार्थीड स्ट्रगल यानी स्ट्रगल अगेंस्ट रेसिज्म। रेसिज्म समझते हैं किसी को किसी के रंग के ऊपर उसके कटाक्ष करना, या उसको नस्ल भेदी जिसे हम बोलते हैं कि भी तुम काले रंग के हो, ठीक है, या तुम नीची जाति के हो, या अनटचेबल हो, कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा हुआ करता था, हिंदुस्तान में भी था और साउथ अफ्रीका में भी बहुत हुआ करता था। साउथ अफ्रीका एक रॉ कंट्री होने की वजह से वहाँ पर बाहर के लोगों ने आकर के व्यापार किया, ब्रिटिशर्स ने ज़्यादातर व्यापार किया, और कहीं ना कहीं अपने रंग को लेकर के उन्हें ज़्यादा प्राउड था, इसीलिए उन लोगों के ऊपर वो काफ़ी अत्याचार करते थे, ठीक है। तो ब्लैक्स जो हैं वहाँ के नेटिव हैं, ब्लैक्स नेटिव हैं यानी वो वहाँ के नेटिव लोग थे, वहाँ के रहने वाले थे। लेकिन ब्रिटिशर्स जो बाहर से आए वो बाहरी लोग थे, और वहाँ आकर के उन्होंने जो है अपने आप को ट्रेडर्स के रूप में सेटअप कर दिया। बिग ट्रेडर्स हुए, ज़्यादा पैसे वाले हो गए, तो इन लोगों को काम पे रखने लगे और इनके साथ इस तरीके का व्यवहार करने लगे, ठीक है। तो रेसिज्म जो है ब्लैक्स के साथ हुआ, तो उनके नेल्सन मंडेला नाम से व्यक्ति हैं, उन्होंने इसको लेकर के काफ़ी स्ट्रगल किया, बहुत सारे आंदोलन किए, जैसे हमारे महात्मा गांधी ने किए थे, उसी तरीके से इन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल किए, और आखिरकार जो है देश को 1994 में उन्होंने ब्रिटिश रूल से आज़ाद कराया, और वो पहले व्यक्ति थे जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, ठीक है। सो दिस इज़ योर चैप्टर रिगार्डिंग गवर्नमेंट। गो थ्रू द चैप्टर प्रॉपरली। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर in the next video. Thank you.